Good morning, students. Good morning. Good So morning. let's start. Good morning. Let's start today's class. Yesterday, what you have done? Question answer solving किया था कल. Yes, ma'am. Okay. So उसमें कुछ डाउट था? कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग था, पता नहीं चला हो? Any student? रैशनल ना पता चला हो कि ये आंसर क्यों है? Yes or no? किसी को डाउट है? तो आई गेस नो वन हैज डाउट. तो आपको पता चल गया कि वेरिएबिलिटी और वीईएल जो भी है सारी डिफरेंट एफएचआर, सो उसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पता चल गया. यू हैव टू अंडरस्टैंड द नॉलेज. कॉज पता होना चाहिए, उसकी इंटरवेंशंस पता होनी चाहिए. एंड ये थोड़े इजी थे, बेसिक्स थे. और जैसे जैसे लाइक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू वर्ल्ड में, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा. कॉन्सेप्ट ये ही है हमारे लिए, हमें वो ही समझना है. बट थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा करके दिया होगा, ट्विस्ट करके दिया होगा, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आएगा. सो थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में आपको वो लोग पूछेंगे, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा. बट ऐसे ही वो क्वेश्चन आएंगे. या आपको कॉज आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया, क्वेश्चन में ही आपको पहले कॉज आइडेंटिफाई करना होगा. ऑप्शंस होंगे इंटरवेंशंस के. सो दिस इज हाउ दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस डिफरेंट एफएचआरस. ओके. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ आवर प्रीवियस क्लास. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. Self टेल. monitoring. यस, फीटल मॉनिटरिंग देखा था. फीटल मॉनिटरिंग मतलब Fetal Monitor heart rate. FHR. Fetal heart rate. यस, वी आर चेकिंग फीटल हार्ट रेट. अलोंग विद दैट हम दूसरी क्या चीज चेक करते हैं? Uterine activity. यस, यूट्राइन एक्टिविटी, और वी कैन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस चेक करते हैं. नॉर्मल एफएचआर कितने होने चाहिए? 110 110 to 1. 110 to 160. यस, 110 टू 160. यू हैव टू रिमेम्बर दिस. फीटल मॉनिटरिंग कैसे करोगे आप? हाउ यू विल परफॉर्म फीटल मॉनिटरिंग? External. Yes, there are two methods: external fetal monitoring and internal fetal monitoring. External fetal monitoring कैसे किया जाता है? External The crocodiles. Doppler ultrasonic यस. transducer. ओके. फिर और चीजें, वी आर यूजिंग टू प्रोब्स. एक प्रोब किसके लिए होता है? वन probe is for FHR. Fetal heart rate FHR and monitoring. another probe is for. Uterine contraction. ओके. Uterine एफएचआर वाला contraction. जो प्रोब है, एफएचआर वाला जो प्रोब है, उसको आप कहाँ पर प्लेस करोगे? फिटनेस नीचे बैक साइड असते ते Side. तो Fetus. आपको कैसे पता चलेगा कि फीटस की बैक कहाँ पर है? लियोपोल्ड मैन्योर करिશું તો Proportion. મોટા ये, હાથ रहते हाँ, लियोपोल्ड मैन्यूअर पहले परफॉर्म करना होगा. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि फीटस की बैक कहाँ पर है. जिस साइड बैक होगी वहां पर जो डॉपलर वाला जो प्रोब है, ट्रांसड्यूसर, वो वहां पर प्लेस करोगे. एंड कॉन्ट्रेक्शंस के लिए जो प्रोब है वो कहाँ पर प्लेस प्लेस करोगे? ट्रोकोट्रांसड्यूसर ફટનેસ फंडस पर. यस, बिकॉज Fundus. कॉन्ट्रेक्शंस फंडस से जनरेट होते हैं, एंड वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा. जब भी कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं तो फीटस की हार्ट रेट कैसी होती है? एक ईसीजी जैसी स्ट्रिप आती है, जो हमने ऑलरेडी देखी थी, अलग अलग जो पैटर्न्स थी उसमें. ओके. इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग में क्या किया जाता है? Internal probe insert કરવામાં આવે ને fetusના scalp પર મૂકીને FHR. यस. ओके. पर उसके लिए कंडीशंस क्या है? आप डायरेक्टली तो प्लेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज सर्विक्स इज ऑल्सो क्लोज. सर्विक्स के अंदर भी मेम्ब्रेन है. फीटस तो मेम्ब्रेन के भी अंदर है, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? સર્વિસ ટાઈપ It's that. हाँ, सर्विक्स डायलेटेड होना चाहिए, एंड मेम्ब्रेन्स भी रप्चर होनी चाहिए, तभी आप फीटल के स्काल्प पर प्लेस कर पाओगे. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू
प्लेस द प्रोब ऑन द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इट इज नॉट पॉसिबल, उस पर रखने से कोई मतलब ही नहीं है। सो मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, सर्विक्स भी 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेट होना चाहिए। ओके, जब आप एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग करते हो तो कौन सी पोजीशन दोगे मदर को? साइड लाइन लेफ्ट या सिटिंग? लेटरल। साइडलाइन यस इज मोस्ट प्रिफरेबल, बट अगर साइडलाइन नहीं देनी है तो सिटिंग भी पोजीशन दे सकते हो, और जो भी मदर को कंफर्टेबल है वो पोजीशन देनी है। सिर्फ एक पोजीशन अवॉइड करनी है, दैट इज सुपाइन। सुपाइन supine. पोजीशन, वो अवॉइड करनी है। बाकी मदर को जो भी कंफर्टेबल है, नॉर्मली हम मदर को बोलेंगे कि लेफ्ट लेटरल में रहो, बट मदर को ऐसा थोड़ी देर बाद वो थक गई है, नाउ शी इज टेलिंग कि मुझे अब आई डोंट वांट टू सिट इन अ लेफ्ट लेटरल पोजीशन, तो उसको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है वो दे सकते हैं, बट सुपाइन नहीं देनी है। देन एफएचआर की हमने पैटर्न्स देखी थी, तो फर्स्ट ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? हार्टबीट ओछा थी, आई मीन ओके, सो इफ फीटस इज एक फीटस हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीटस की हार्ट रेट है 100 फॉर 2 मिनट्स, तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलोगे आप? नहीं, नो। 10 मिनट नहीं। एटलीस्ट 10 मिनट्स, या फिर 10 मिनट से ज्यादा देर तक उसकी हार्ट रेट कम आ रही है, लेस देन 110, तब आप उसको फीटल ब्रेडिकार्डिया बोलोगे। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, आपको एग्जाम में ऐसे भी कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं। सिर्फ इतना याद नहीं रखना है कि 110 से कम है तो दैट इज ब्रेडिकार्डिया, जस्ट लाइक एडल्ट, ऐसा याद नहीं रखना है, उसका टाइम भी याद रखना पड़ेगा। एंड टेकिकार्डिया? ग्रेटर व्हाट इज देन 1 फॉर 10 फीटल? मिनट्स और यस, हार्ट रेट 160 से ज्यादा आ रही है 10 मिनट तक, या फिर 10 मिनट से ज्यादा देर तक उसकी हार्ट बीट ज्यादा आ रही है। इफ आपको देखने को मिला है कि फीटल ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया हुआ है, इन शॉर्ट फीटल डिस्ट्रेस हुआ है, सो व्हाट विल बी योर इंटरवेंशंस इन सीक्वेंस? फर्स्ट वन इज चेंज द पोजीशन। विच पोजिशन? लेफ्ट साइड लेटरल। लाइन। यस, साइड। लेफ्ट लेटरल। साइड लाइन भी लेफ्ट साइड ही देनी है, नॉट राइट साइड। ओके, सो फर्स्ट आप पोजिशन चेंज करोगे, देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ओके 8 to ऑक्सीजन 10. एडमिनिस्टर, देन वाइटल असेस साइंस लास्ट वाइटल्स। में। वाइटल साइंस मॉनिटर करोगे, एंड आफ्टर दैट देन इन्फॉर्म कॉन्टेक्ट पीएचसीपी। पीएचसीपी। PHCP. यस इन्फॉर्म पीएससीपी। अगर पीएससीपी बोलेंगे फिर आईवी फ्लूइड्स, जो भी इंटरवेंशंस करने के लिए बोलेंगे वो करना है। पर ये सीक्वेंस में याद रखना है आपको, ऑर्डर रिस्पॉन्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इंटरवेंशंस में भी प्रायोरिटी इंटरवेंशंस क्या होगी ऐसे भी करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, फिर हमने फर्स्ट पैटर्न देखी थी वेरिएबिलिटी। व्हाट इज वेरिएबिलिटी? Fluctuation in baseline of. यस, फ्लक्चुएशंस जो हो रही है हार्ट रेट में, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबिलिटी। इट इज गुड और बैड? गुड। गुड। अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा ना। बैड। बेड। देन दैट इज बैड। यस, चेंजेस होने चाहिए। फीटस, हमें पता है कि फीटस मूव करता है तो उसकी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं तो उसकी हार्ट रेट डिक्रीज होती है, दिस मस्ट बी हैपन। बट अगर नहीं हो रहा है देन दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। फीटस में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हाइपोक्सेमिया हो गया है, एसिडोसिस हो गया है, या फिर कुछ मेडिकेशन की वजह से फीटस ड्राउजी हो गया है, सो इट इंडिकेट समथिंग इज एबनॉर्मल विद द फीटस। नॉर्मली टेम्पररी पीरियड के लिए ऐसा हो सकता है कि वेरिएबिलिटी फ्लक्चुएशंस ना आए, क्यों? बिकॉज फीटस सो रहा है। सो और वो भी 30 मिनट्स तक ही होगा, 30 मिनट से ज्यादा देर तक ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबिलिटी देखी थी, विच आर दे? एब्सेंट वेरिएबिलिटी। एब्सेंट, मिनिमल, मिनिमम। मॉडरेट मॉडरेट एंड Moderate and मार्क। mark. ओके, एब्सेंट वेरिएबिलिटी मतलब डिटेक्ट करना था वेरिएबल का ही। चेंजेस हो ही नहीं रहे। यस, एफएचआर ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कुछ भी हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, नो एनी चेंजेस और फ्लक्चुएशन, वी कैन नॉट डिटेक्ट, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। मिनिमल वेरिएबिलिटी में क्या होगा? डिटेक्टेड। इट इज अनडिटेक्टेड। नो। नो। तो नॉट मोर देन 5 detected but बीट्स। not more than 5 bits per. हाँ, सिर्फ 5 बिट्स ही फ्लक्चुएट हो रही है, या तो 5 इंक्रीज हो रही है या 5 डिक्रीज हो रही है, पर इतना याद रखना है कि मिनिमल में 5 बिट्स
से ज्यादा नहीं, 5 बिट्स तक ही फ्लक्चुएशन हो रहा है। मॉडरेट में क्या होगा, फ्लक्चुएशन कितना होगा? 6 to 25 6 bits to per minute. 25 हाँ, bits. 25 बिट्स। 6 to 25 बिट्स इंक्रीज होगी या फिर 6 to 25 बिट डिक्रीज होगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट उतना फ्लक्चुएशन हो रहा है। एंड मार्क वेरिएबिलिटी में Greater than 25 bits per minute. हाँ, ग्रेटर देन 25 बिट्स फ्लक्चुएट हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो 25 से ज्यादा, और डिक्रीज हो रही है तो भी 25 से ज्यादा डिक्रीज हो रही है। सो दैट इज मार्क वेरिएबिलिटी। મેડમ, नेक्स्ट इज, यस। ગઈકાલે ફર્સ્ટ એક ક્વેશ્ચન હતો ને એમાં મોડરેટ વેરિએબિલિટી હતી, એની અંદર અમે બધાએ ફીટલ હાઇપોક્સિયા લખ્યું હતું. તો આપણે મેનેજમેન્ટ ક્યારે કરવાનું અને વેલ બીંગ मॉडरेट, ક્યારે કહેવાય? ओके, मॉडरेट वेरिएबिलिटी दैट इज गुड। वेरिएबिलिटी हो रही है, वेरिएबिलिटी वो मिनिमल टाइम के लिए होगी। जैसे ही एक्टिविटी होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, वी नो द नॉर्मल वन इज 110 to 160। अगर 6 to 25 बीच का रेशियो निकाल दे, दैट इज चलो 15 बिट्स डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर 95 हो जाएगी एंड यहाँ पर 175 हो जाएगी, बट वो टेम्पररी पीरियड के लिए होगी। सो देर इज नो नीड टू डू एनी इंटरवेंशन। बट वो ज्यादा देर तक चलती है, देन दैट इज एबनॉर्मल। ये इंक्रीज हो रही है, दैट इंडिकेट्स एक्सिलरेशन हुआ। डिक्रीज हुई, दैट इंडिकेट्स, Acceleration. यस, Deceleration. Deceleration. डिसेलरेशन। और वो भी हम अर्ली बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्शन आए तो डिक्रीज हो गया, फिर जैसे ही कॉन्ट्रेक्शन चले गए वो नॉर्मल हो गया। सो मॉडरेट वेरिएबिलिटी होना दैट इज गुड थिंग, अच्छी बात है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबिलिटी हमें पता है होता ही है, बेबी मूव करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी ही, कॉन्ट्रेक्शन आएंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग, उसमें डिक्रीज होगी। बट वो बहुत देर तक डिक्रीज ही रह रही है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। इतनी देर तक डिक्रीज नहीं रहनी चाहिए। अंडरस्टूड? બટ Yes, ma'am. મેમ એમાં કોઈ સ્પેસિફિક ટાઈમ કે હાર્ટ રેટ કે એવું કઈ લખ્યું નતું, એટલે અમને લોકોને એવું કે ફીટલ હાઇપોક્સિયાના લીધે હોઈ શકે, એટલે અમે બધા એ સિલેક્ટ. हाँ, पर आपको वो याद रखना है कि मॉडरेट वेरिएबिलिटी इतनी देर तक होती है एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। उसमें कुछ भी इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं, बेबी इज कम्प्लीटली हेल्दी। अगर हाइपोक्सीमिया कब है, व्हेन देयर इज एब्सेंट वेरिएबिलिटी। यू कैन सी कि डिक्रीज वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी है ही नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट है या फिर बहुत मिनिमल है, तब हम बोल सकते हैं कि ओके बेबी को हाइपोक्सीमिया है। मॉडरेट में तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ बेबी को हाइपोक्सीमिया, दैट इज गुड थिंग। ઓકે, એન્ડ ઓકે. એબ્સન્સ સિવાય બધા ત્રણેય જે છે એમાં ફીટલ વેલ બીંગ કહેવાય? हाँ, मिनिमल एंड मॉडरेट इज कंप्लीटली गुड। मार्क में हमें ઓકે. सिचुएशन देखनी होगी, बिकॉज मार्क में मोर देन 25 बिट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। सो क्वेश्चन में देखना होगा कि सिचुएशन क्या है। अगर मार्क वेरिएबिलिटी हो रही है बट तुरंत नॉर्मल भी हो रही है, बेसलाइन पर वापस भी आ गई है, देन इट इज कंप्लीटली फाइन। बट नहीं आ रही है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। सो मार्क में इट इज क्वेश्चन मार्क, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ઓકે. यस, ओके। યસ. जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यस कैसे यू हैव टू टेक इन इंटरवेंशन। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कितनी हार्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होती है एंड तुरंत वो बैक टू नॉर्मल होनी चाहिए विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर नहीं हो रही है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। वी कैन से कि एसिलरेशन है, एसिलरेशन मतलब, एसिलरेशन ઇન્ક્રીઝ मतलब થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. हार्ट रेट इंक्रीज होना। सो दैट इज गुड और बैड? ગુડ. ગુડ. Bad. गुड। बट ये 15 सेकेंड्स तक ही होता है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज हुई, चलो 15 बीट्स भी इंक्रीज हुई, 160 से जो ज्यादा हुई, बट वो 10 मिनट्स के लिए रहेगी, देन इट इज टेकिकार्डिया। सो वो हमें देखना है, टाइम पीरियड देखना है। हमें पता है कि 10 मिनट्स तक रहेगी तो देन दिस इज एबनॉर्मल। 15 या 20 सेकेंड्स में रिटर्न बैक हो जाती है, रिटर्न बैक टू द नॉर्मल, देन इट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, યસ મેમ. Yes. हाँ, ओके। सो एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज इन हार्ट बीट कितनी इंक्रीज होती है? 50 beats per minute. 15, यस, 15 तो होगी, 15 से ज्यादा भी हो सकती है। और कितनी देर तक रहेगी वो इंक्रीज स्टेट में? At least एटलीस्ट 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड से ज्यादा भी हो सकती है, बट 10 मिनट्स तक नहीं रहती है। 1 मिनट 2 मिनट तक रहेगी, दैट इज फाइन, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। एंड दिस इज अ गुड साइन, इट इज अ रीअश्योरिंग साइन, फीटस इज कम्प्लीटली हेल्दी।
ओके, नेक्स्ट पैटर्न कौन सी देखी थी हमने? अर्ली डेस्टिनेशन। अर्ली डिसलेशन, व्हाट इज दैट? हार्ट रेट डिक्रीज। ओके, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है? हेड कंप्रेशन। ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उसकी वजह से क्या होता है? हेड कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो उसका कॉज हमें क्या याद रखना है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस या फिर हेड कंप्रेशन? व्हाट वाज दैट? नेमोनिक, वी हेड एल कंप्रेशन। हेड कंप्रेशन। हाँ, और head कंप्रेशन। compression. Yes. CHOP. So early deceleration is due to head compressions. Contractions आ रहे हैं, बेबी का हेड ऐसे कंप्रेस हो रहा है। सो टेम्पररी फेज के लिए वी नो कि वहां पर कॉन्ट्रेक्शन के बाद ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है, तो हार्ट रेट डिक्रीज होती है। बट कितनी होनी चाहिए? हार्ट रेट डिक्रीज होती है वो हमें पता है, पर कितनी तक इट इज फाइन? नॉट मोर 100। देन 100। हाँ, 100 से कम, 100 से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। 99, 98 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 100 तो रहनी ही चाहिए। सो ये अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस फीटस हार्ट रेट इज 100 बीट्स पर मिनट, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस इज अर्ली डिसलेशन एंड दिस इज कंप्लीटली फाइन। डू यू हैव टू डू एनी इंटरवेंशन? आपको कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है यहाँ पर? नो। नो। नो, नहीं। देर इज नो नीड टू डू एनी इंटरवेंशन। तो आपको क्वेश्चंस में ऐसे भी बोला जाएगा। हाँ, अगर ऐसा बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन द हार्ट रेट ड्रॉप्स टू 60 बीट्स पर मिनट, देन ये वेरिएबल થઈ જાય, વેરિએબલ वेरिएबल। डिस्क्रिप्शन। यस, वेरिएबल चला जाएगा। यस, तो वेरिएबल गया है, उसका मतलब इट इज नॉट टॉप व्हाट इज इज? सेम। कॉर्ड कंप्रेशन हो गया है। इंटरवेंशन आप क्या लोगे? फर्स्ट वुड बी पोजीशन। पोजीशन। यस, पोजीशन। नो। पोजीशन। आपको क्वेश्चंस में ऐसे भी बोल सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है, किसमें कितनी हार्ट रेट जाती है, किसके साथ जाती है, और क्या कॉज होता है उसका। सो ये आपको याद रखना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। अंडरस्टूड? यस। ओके, नेक्स्ट पैटर्न हमने कौन सी देखी थी? લેટ डिसल्ट्रेशन। लेट डिसलेशन। यस, उसमें क्या होता था? કોન્ટ્રાક્શન કમ્પ્લીટ થાય ને એના પછી FHR ઇન્ક્રીઝ. इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। 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 सॉरी. डिक्रीज यस, था। जैसे ही कॉन्ट्रेक्शंस पीक पर होंगे एफएचआर डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। बट जैसे ही कॉन्ट्रेक्शंस कंप्लीट होंगे देन एफएचआर एकदम लो हो जाएंगे। सो ये पैटर्न जस्ट पहले की पैटर्न मिरर जैसी थी। लेट डिसलेशन में ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रेक्शंस कंप्लीट होंगे उसके बाद हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर यू कैन सी कॉन्ट्रेक्शन इज एट पीक। सो वहां पर डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है, कॉन्ट्रेक्शंस खत्म हो गए हैं, देन इट हैज डिक्रीज। सो दिस इज द लेट डिसलेशन। यहाँ पर पूरी 60 तक और वहां तक नहीं जाती है, एंड जैसे ही फिर से न्यू कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने वाला है तो बैक टू नॉर्मल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल नहीं हो रहा है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि कॉन्ट्रेक्शन एंड हो रहे हैं तब डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड व्हाट इज द कॉज? यूटेरो તો प्लेसेंट પ્લેસેન્ટા इनसफिशिएंट। यस, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी। सो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है तो इसमें आपको इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। यस। यस। यस, यस। इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, किसके रिलेटेड होनी चाहिए? ફર્સ્ટ પોઝિશન. पोजीशन। यस, एंड फीटल ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है। सो पोजीशन लेफ्ट लेटरल दोगे, फीटस को ऑक्सीजन दोगे નો नो મધર કો. मदर। 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 इनडायरेक्टली। मदर से हम फीटस को ऑक्सीजन देते हैं। सो सेम पोजीशन, हमारी इंटरवेंशन सेम है, वो इंटरवेंशन हमें याद रखनी है, सीक्वेंस में याद रखनी है। नेक्स्ट हमने कौन सी पैटर्न देखी थी? વેરિયેબલ. वेरिएबल। वेरिएबल डिसोल्यूशन। यस, उसमें क्या होगा? કોન્ટ્રાક્શન સાથે ડેસેલરેશન જોવા મળે ને FHR 70 બીટ્સ થી બી નીચે જતી રહે। हाँ, वो जस्ट लाइक अर्ली डिसोल्यूशन कैसा था, कॉन्ट्रेक्शन के साथ ही हार्ट रेट डिक्रीज होती है, बट उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है। रेंडमली कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं एंड रेंडमली वो डिक्रीज हो रहे हैं, एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर रिदम में नहीं है, एंड डिक्रीज होके 70 से भी कम हो जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। एंड अगर वेरिएबल डिसोल्यूशन है तो व्हाट इज द कॉज?
कोड कंप्रेशन। कॉर्ड कंप्रेशन, यस। सो आपको इंटरवेंशंस जो हम नॉर्मल ले रहे थे कि लेफ्ट लेटरल ऑक्सीजन, ओके, उसके सिवाय आपको क्या करना होगा? अदर थिंग दैट इज एक्स्ट्रा। ઇફ જેમ કે પિટોસિન લિપ એડમિનિસ્ટર કર્યું હોય તો સ્ટોપ કરવાનું. ओके, ओके, बट एक्स्ट्रा थिंग फॉर कॉर्ड कंप्रेशन? જે હેડ હોય ને ઓફસેટ પુશ કરવાનું જેથી કોડ પર કમ્પ્રેશન રિલીઝ। हाँ, वी कैन पुश द हेड, हेड को पुश कर सकते हैं कि जिससे कंप्रेशन रिलीव हो। अनदर थिंग टू रिलीव द ટ્રેનર બર્ગ कंप्रेशन, ट्रेनलर पोजिशन, एंड अनदर थिंग એમ્નિયોટિક વોર્મ ફ્લુઇડ આપી શકાય। સલાઈન एम्नियो ગ્લુકોઝ इन्फ्यूजन, यस, फ्लूइड वार्म इंजेक्ट नॉर्मल, करवाना। यस, वार्म नॉर्मल सलाइन भी आप दे सकते हो कि बेबी फ्लोट करेगा एंड कॉर्ड कंप्रेशन रिलीव हो सकता है। सो एनी ऑफ थ्री इंटरवेंशंस यू कैन डू, आपको ऑप्शन में देखना होगा। ये तो आप आगे की जो इंटरवेंशन है वो तो करने हैं, बट एक्स्ट्रा फॉर कॉर्ड कंप्रेशन आपको वो भी इंटरवेंशंस लेने होंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेमोनिक व्हील चॉप, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कॉज फॉर ईच पैटर्न। ओके, व्हाट इज द रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? जब भी आपको वेरिएबल डिस्टोरेशन दिखता है, फर्स्ट स्टेप वुड बी, ઓક્સિટોસિન ઇન્ફ્યુઝન હોય તો એને ડિસ્કન્ટિન્યુ કરવાનું। हाँ, ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो यू विल डिसकंटिन्यू इट, देन लेफ्ट लेटरल पोजीशन, oxygen administration, vital signs, and notify PHCP. Now they will tell you to do another interventions like Trendelenburg position। फिर आपको दिख रहा है, यू कैन सी कि सर्विक्स के ओपनिंग के आगे ही कॉर्ड है, इसके ऊपर हेड है। सो आप हेड को भी पुश कर सकते हो, बट आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ कहीं पर है, उसके हाथ पैर शोल्डर से पुश हो गई है, तो यू कैन नॉट सी, और आप धक्का नहीं लगा सकते रैंडमली देखे बिना। सो आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्टली हेड पुश कर सकते हो, नहीं दिख रहा है तो आप टेंडलन पोजिशन दो या फिर एमनियो इन्फ्यूजन करो, जो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। यू हैव टू डू द इंटरवेंशन। सो एमनियो इन्फ्यूजन अगर बोला है तो वो भी करना है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, okay, so let's study about next topic, that is hypertonic uterine activity. What is hypertonic? યુટ્રાઇન કોન્ટ્રાક્શન કોન્ટ્રેક્શન વધારે કોન્ટ્રાક્શન પીરિયડ વધી માં જાય, થાય। हाँ, इंटेंसिटी एनी वधी यस, जो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं, हाइपोटोनिसिटी इज नॉट गुड एंड हाइपरटोनिसिटी इज ऑल्सो नॉट गुड। हाइपरटोनिसिटी भी नहीं होनी चाहिए, हाइपोटोनिसिटी भी नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रेक्शंस अच्छे नहीं होंगे तो डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस होंगी तो यूट्रस रप्चर भी हो सकता है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द यूट्राइन एक्टिविटी, कि कैसे कैसे धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, क्या होता है। सो असेसमेंट ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। यस, हमें बोला है हम असेस करते हैं अलोंग विथ फीटल हार्ट रेट, हम मदर की यूट्राइन एक्टिविटी भी असेस करते हैं। सो उसमें क्या असेस करते हैं हम? एक तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ड्यूरेशन बिटवीन टू लेंथ। कॉन्ट्रेक्शन। हाँ, कितनी देर में वो आते हैं, फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन कब आया, सेकेंड कॉन्ट्रेक्शन कब आया, थर्ड कॉन्ट्रेक्शन कब आया, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच का टाइम क्या है। सो फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स, કેટલા ટાઈમ માટે આવે એમ। हाँ, व्हाट इज द लॉन्ग लास्टिंग, कितने देर तक वो चलता है कॉन्ट्रेक्शन, सो दैट इज ड्यूरेशन। एंड इंटेंसिटी मतलब, કેટલા સ્ટ્રોંગર છે એમ। स्ट्रॉन्ग हाँ, कितनी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ है उसकी, कितने स्ट्रांग है कॉन्ट्रेक्शंस। सो ये तीनों चीज हमें असेस करनी होती है इन द यूट्राइन एक्टिविटी। एंड यूट्राइन रेस्टिंग टोन भी हमें चेक करना होता है। रेस्टिंग टोन मतलब, જ્યારે કોન્ટ્રાક્શન ના આવે એ ટાઈમ। हाँ, सो हमें पता है कि फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आया, बीच में कुछ नहीं होगा, इन सेकेंड कॉन्ट्रेक्शन आएगा, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, जो रेस्टिंग फेज है, तब यूट्राइन टोन कैसा है? नॉर्मली यूट्राइन टोन ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज डिक्रीज होना चाहिए। अगर तब भी वो टोनिसिटी इंक्रीज होगी देन इट इज प्रॉब्लम। सो रेस्टिंग टोन कैसा है यूट्रस का, वो भी हमें चेक करना होगा। एंड आप ये असेसमेंट कैसे करोगे कॉन्ट्रेक्शंस का, पूरी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, रेस्टिंग टोन? So you can either by palpating with the head or with the internal uterine pressure catheter, that is IUPC। दो चीज से आप कर सकते हो। जब भी कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे आप मदर के एब्डोमेन पर पाल्पेट करोगे, सो यू कैन फील द कॉन्ट्रेक्शंस, आप पाल्पेशन से भी फील कर सकते हो। एंड अनदर, इलेक्ट्रॉनिकली आपको मेजर करना है, सो इंटरनल यूट्राइन प्रेशर कैथेटर
एक प्रोब आता है, जैसे ही हम सर्विक्स में बेबी के स्काल्प पर जो इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग प्रोब अप्लाई करते थे, वैसे ही कैथेटर जैसा होता है जो फ्रीली फ्लोट करता है। ये फीटस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द यूट्रस, यहाँ पर फीटस है, ये फीटस है, ये उसका हेड है। तो वो कैथेटर है, वो ऐसे फ्रीली फ्लोट अंदर ही रखेंगे हम, तो वो अंदर डिटेक्ट कर पाएगा कि व्हाट इज द स्टेट, कितने कॉन्ट्रेक्शन है, क्या है। सो कैथेटर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल व्हाट इज आईयूपीसी, आपको इमेज दिखाएगा और आपको पता चलेगा कि वो कैसा कैथेटर होता है। The uterus should relax between contractions for 60 सेकेंड और longer. Yes. दो कॉन्ट्रेक्शंस के बीच में जो रेस्टिंग टोन होता है वहां पर यूट्रस रिलैक्स्ड होना चाहिए। रिलैक्स होगा तभी तो ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा। वी नो कि कॉन्ट्रेक्शंस के वक्त टेम्पररी ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, तो फिर से ब्लड फ्लो रिटर्न बैक टू द नॉर्मल होने के लिए यूट्रस रिलैक्स होना चाहिए। तब फिर से ब्लड फ्लो प्लासेंटा में जाएगा, फिर अगेन कॉन्ट्रेक्शन आएगा, ब्लड फ्लो स्टॉप होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस है। So between contractions, uterus should be relaxed for at least 1 minute or longer. 1 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा देर तक वो रिलैक्स रहना चाहिए। Uterine contractions intensity is about 50 to 75 mm of H with an IUPAC. अब पाल्पेशन से हम उसकी स्ट्रेंथ तो मेजर नहीं कर सकते, तो वो मेजर करने के लिए हमें आईयूपीसी यूज करना होगा ड्यूरिंग लेबर, एंड मे रीच 110 mm of Hg with pushing during the second stage. Yes. जब भी हमें किसी चीज का प्रेशर मेजर करना हो तो उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं एमएम ऑफ एचजी, लाइक ब्लड प्रेशर और कोई भी प्रेशर। सो जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं तो उसकी इंटेंसिटी, उसका प्रेशर कितना होता है, 50 to 75 mm ऑफ एचजी होता है। एंड धीरे धीरे जैसे लेबर प्रोग्रेस करेगा, सेकेंड स्टेज में आ जाएगा जब मदर को पुश करना होगा, तब उस टाइम उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड इट कैन रीच अप टू 110 mm ऑफ Hg। उतना प्रेशर वो यूट्रस करता है बेबी पर कि वो निकल जाए बाहर। द एवरेज रेस्टिंग टोन इज 5 to 15 mm ऑफ Hg। यस, रेस्टिंग टोन मतलब जब रिलैक्स होगा यूट्रस, तभी यूट्रस में थोड़ा थोड़ा तो प्रेशर होगा, तो वो 5 to 15 mm ऑफ Hg ही होना चाहिए। अगर ज्यादा है उसका मतलब कि अभी वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड नहीं हुआ है। सो इट शुड बी ऑन रेस्टिंग टोन। जब दो कॉन्ट्रेक्शंस के बीच का पीरियड होता है तब यूट्रस का पावर या यूट्रस की स्ट्रेंथ प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ Hg होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके। Next, in hypertonic uterine activity, the uterine resting tone between contraction is high. अब हाइपरटोनिक हम क्यों बोल रहे हैं उसको, कि ऑलरेडी उसके जब कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं तब तो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, बट जो रेस्टिंग टोन है बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शंस वो भी हाई होता है। वी नो कि इट शुड बी बिटवीन 5 to 15, बट वो भी हाई है। सो रिलैक्स ही नहीं हुआ है। सो प्लासेंटा में रिलैक्स होगा तब ऑक्सीजन मिलेगा, तो बट वो अच्छे से रिलैक्स ही नहीं है। सो अल्टीमेटली इट रिड्यूस द यूट्राइन ब्लड फ्लो एंड डिक्रीजिंग द फीटल ऑक्सीजन सप्लाई। कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे तब प्लासेंटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। जब यूट्रस रिलैक्स होता है फिर वो फिर से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है, अगेन कॉन्ट्रेक्शन आएगा, फिर से ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। बट रिलैक्सेशन के वक्त भी वो प्रेशर ज्यादा है, तो प्लासेंटा को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, एंड अल्टीमेटली फीटल ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी। Okay. Now another topic is non-reassuring FHR pattern. What is non-reassuring? We have to बैड make प्रेशर, intervention. જે good Yes, નથી એમ. bad. Yes, हम ऐसा एबनॉर्मल बोलते हैं फीटल एबनॉर्मल है, बैड है, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। सो ऐसी कौन सी FHR पैटर्न्स है जो हमारे लिए बैड है? जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन, ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि फ्रॉम द बिलो ऐसी कौन सी फीटल हार्ट रेट पैटर्न है जो नर्स ने देखी एंड शी मस्ट हैव टू टेक इंटरवेंशन। तो आपको तीन अश्योरिंग वाली होगी, रीअश्योरिंग वाली होगी, एंड एक नॉन रीअश्योरिंग वाली होगी। तो कौन सी नॉन रीअश्योरिंग FHR पैटर्न है? लेट्स सी बॉक्स 24.6। सो द पैटर्न्स आर ब्रेडिकार्डिया। यस, ब्रेडिकार्डिया 10 मिनट से ज्यादा देर तक हार्ट रेट कम हो रही है, देन इट इज ब्रेडिकार्डिया, दिस इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक। टेकिकार्डिया है तो, लेट डिसिलरेशंस है तो, प्रोलॉन्ग्ड डिसिलरेशंस है, यस, अर्ली डिसिलरेशंस इज फाइन, ओके।
बट लेट है देन इट इज प्रॉब्लम, एंड प्रोलॉन्ग टाइम तक वो डिसिलरेशन ही रह रहे हैं देन इट इज ऑल्सो एबनॉर्मल। हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी देखने को मिल रही है तो भी वो प्रॉब्लम है, बिकॉज हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी देखने को मिलेगी, उसकी वजह से यूट्रोप्लासेंटल ट्रांसफ्यूजन कम हो जाएगा। सो अगर यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से कौन सी आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी, पैटर्न? लेट डेसिलेशन। यस, लेट डिसिलेशंस देखने को मिलेंगे। डिक्रीज और एब्सेंट वेरिएबिलिटी, यस वेरिएबिलिटी है ही नहीं या फिर कम है, बहुत ही मिनिमल है, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग प्रॉब्लम। Variable decelerations failing to falling to less than 70 beats per minute for longer than 60 seconds। Variable decelerations है चलो, but वो 70 से भी कम हो गई है, 60 तक चली गई है, so this is problem, and वो भी 1 मिनट तक 60 ही रहेगी, so this is something abnormal। so आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में या फिर ऑप्शंस में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, so this is something abnormal, you have to immediately take interventions। इंटरवेंशंस क्या लोगे आप? सो लेट्स सी फॉर दैट द क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स, इंटरवेंशंस फॉर ऑल नॉन रियश्योरिंग पैटर्न्स। कोई भी नॉन रियश्योरिंग पैटर्न है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स में कौन सी दी है, चलो देखते हैं कि कैसे इंटरवेंशन करना है। अ नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट इन लेबर हु इज रिसीविंग एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन चालू है, यस मैम। यस। हाँ, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, फ्लो में ही दे देंगे डायरेक्ट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑक्सीटोसिन चालू है। तो एक नर्स पेशेंट को केयर कर रही है, लेबर में है पेशेंट और उसको ऑक्सीटोसिन चालू है टू इंड्यूस द लेबर। द नर्स नोट्स ऑन द फीटल मॉनिटर and fetal heart rate repeatedly declines to 70 beats per minute and persists at the level for at least 60 seconds। yes, नर्स फ्रीक्वेंटली जब भी फीमेल लेबर में होती है तब फीटल मॉनिटरिंग हम लगा ही देते हैं टू चेक फीटल वेलबींग। सो नर्स ने फीटल मॉनिटरिंग पर देखा कि फीटस की हार्ट रेट फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली 70 बीट्स से नीचे जा रही है, एंड वो भी 60 सेकेंड्स तक वो 70 से नीचे ही रह रही है। सो इसका मतलब क्या, फीटस को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी पैटर्न है? वेरिएबल वेरिएबल डेसिलेशन। Variable Variable. deceleration. Yes. So the before returning to the baseline, the nurse identifies this pattern as variable decelerations and take the following actions। इसमें एग्जांपल वेरिएबल डिसिलेशंस का दिया था, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो कभी भी कोई भी नॉन रियश्योरिंग पैटर्न हो, आपको ये सीक्वेंस में इंटरवेंशंस याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू डिसकंटिन्यू द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। जितना यूट्रस कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे, ये प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द ऑक्सीटोसिन, change the client position to left lateral। okay, now you have to administer the oxygen by face mask, not nasal prongs। आपको face mask से ज्यादा 8 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना होगा। एंड अगर प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, सो यू हैव टू आल्सो गिव आईवी फ्लूइड्स, इन्फ्यूज आईवी फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब। सो ये दोनों चीज करनी होगी। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। यस, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन क्यों हो रहा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द कॉज। कोड कंप्रेशन। कॉर्ड कंप्रेशन, यस, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये तो वेरिएबल डिस्टिलेशन था इसलिए कॉर्ड कंप्रेशन अदर चीज है, तो उसका कॉज आपको आइडेंटिफाई करना होगा। प्रिपेयर टू इनिशिएट कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग विथ इंटरनल डिवाइसेस इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यस, आपको एक्सटर्नल या इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग चालू रखना होगा। आप इंटरनली भी कर सकते हो अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, अच्छे से डायलेट हो गया है, मेम्ब्रेन रप्चर है और इन्फेक्शन का रिस्क कम है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तब इंटरनल भी यूज कर सकते हो। बट एक्सटर्नल तो यूज करके आपको मॉनिटर करना ही है, कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर करना होगा बेबी को। नाउ प्रिपेयर फॉर सीजरियन डिलीवरी इफ नेसेसरी। यस, आपने देखा अभी अगर चलो वेरिएबल डिसोलेशन है या सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, कुछ भी है, अगर आप डिलीवरी उसकी कराओगे तो देयर माइट बी चांसेस कि उसकी हार्ट रेट ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी एंड बेबी कुड डाई। सो ऐसी सिचुएशन में आप टेम्पररी उसको नॉर्मल कर सकते हो कि हाँ ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो जाए, इसके लिए आपने कॉर्ड कंप्रेशन रिलीव भी कर दिया। बट आप ऐसे डिलीवर कराओगे तो कॉर्ड फिर से कंप्रेस हो जाएगी और बहुत देर तक कंप्रेस रहेगी तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर आपको प्रिपेयर करना होगा पेशेंट को फॉर सीजरियन डिलीवरी। डॉक्यूमेंट द इवेंट, एक्शन टेकन एंड क्लाइंट्स रिस्पॉन्स। कैसे इवेंट हुआ, क्या आपने एक्शंस ली, क्लाइंट अभी कैसा है, बेबी कैसा है, वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। अंडरस्टूड अबाउट द इंटरवेंशंस?
Yes Yes. or no? Okay. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट स्टेजेस ऑफ लेबर। यहाँ तक हमने सब कंप्लीट कर दिया कि उसकी पैटर्न्स कैसी होती है। नाउ हमें स्टेजेस ऑफ लेबर स्टडी करना है। सो देयर आर मेनली हाउ मेनी स्टेजेस? कितने स्टेजेस होते हैं? 4. 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? Effacement and dilation. ओके, डायलेट होगा सर्विक्स, दैट इज फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? Delay or feature. डिलीवरी, यस, डिलीवरी ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज में, Placenta and other membrane. Placenta. हाँ, सो डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा हम बोल सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेज में, Involution Recovery. of fetus. ओके, इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस और ऑब्जर्वेशन फेज हम बोलते हैं कि उसमें मदर को आप पोस्टमार्टम ऑब्जर्व करोगे कि पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रही, लाइक पीपीएच या इन्फेक्शंस, कब इन्वॉल्यूशन हो रहा है या क्या हो रहा है, वो सब आप चेक करोगे। सो देयर आर मेनली 4 स्टेजेस। लेट्स स्टडी अबाउट द स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज ऑल अबाउट इफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स एकदम इफेस हो जाता है, इफेस मतलब शॉर्ट हो जाना, पतला हो जाना, एंड डायलेट होता है। फर्स्ट स्टेज में भी 3 सब स्टेजेस है, दैट इज लेटेंट स्टेज, एक्टिव एंड लेटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज एंड ट्रांजिशन स्टेज। फर्स्ट स्टेज के भी 3 सब स्टेजेस है। वी विल स्टडी ऑल दिस स्टेज इन डिटेल। उसमें क्या होता है? सो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज बर्थिंग पेरेंट इज टॉकेटिव। जब मदर का सर्विक्स डायलेट होता है तब फीमेल इतनी लाइक एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, वो आराम से बातचीत कर सकती है। तो बर्थिंग पेरेंट इज टॉकेटिव एंड ईगर इन लेटेंट फेज। यस, लेटेंट फेज में अभी सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हुआ है तो बहुत ईगर होती है कि कब डायलेट होगा, कब 10 सेंटीमीटर डायलेट होगा। सो शी इज सो ईगर इन लेटेंट फेज, becoming tired, restless, and anxious as labor intensifies and contractions become stronger. स्टार्टिंग में लेटेंट फेज में वो एकदम ईगर होती है कि फटाफट ये डायलेट हो जाए एंड डिलीवर हो जाए बेबी। जैसे जैसे वो फेस बढ़ता जाएगा, नाउ द मदर बिकम टायर्ड बिकॉज कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे, मदर एकदम रेस्टलेस हो जाएगी, एंशियस हो जाएगी। एंड जैसे जैसे कॉन्ट्रेक्शंस और उसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, ये सब देखने को मिलेगा मदर में। सो दिस हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेज। Second stage is about delivery of fetus or we can say expulsion of fetus. उसको हम पुशिंग स्टेज भी बोलते हैं। एंड उसमें भी 2 स्टेजेस होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज में भी 1, 2 एंड 3 थे, वैसे सेकेंड स्टेज में भी लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज होता है। लेटेंट फेज इज नोन एज लेबरिंग डाउन। लेटेंट फेज में क्या होगा? बेबी नीचे आएगा एंड कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। एक्टिव फेज में क्या होगा? मदर को पुश करना होगा। तो लेटेंट फेज ऑल्सो कॉल्ड एज लेबरिंग डाउन फेज एंड एक्टिव फेज इज ऑल अबाउट पुशिंग द बेबी आउट। सो उसमें भी 2 फेज होते हैं। ड्यूरिंग दैट सेकेंड स्टेज में मदर कैसी होगी? सो द बर्थिंग पेरेंट हैज इंटेंस कॉन्ट्रेक्शंस ऑन पुशिंग विथ द कॉन्ट्रेक्शंस, may fall asleep between contractions. Yes, मदर सेकेंड स्टेज में इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, इंटेंसिटी तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी कॉन्ट्रेक्शंस की, एंड जब भी कॉन्ट्रेक्शंस आते हैं मदर को भी पुश करना होता है। एंड बिटवीन दैट इट माइट हैपन कि मदर ऐसे एग्जॉस्ट होकर थक कर अस्लीप भी हो सकती है, लाइक शी कैन गिव अप कि नहीं हो रहा है मुझसे, तो फॉल अस्लीप भी हो सकता है बिटवीन द कॉन्ट्रेक्शंस, वो थकने की वजह से देखने को मिलेगा। सो दिस हैपेंस इन सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज अबाउट सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा। सो वी कैन से कि डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा इज ऑल अबाउट थर्ड स्टेज। उसमें कोई एक्स्ट्रा फेजेस नहीं है, डायरेक्टली प्लासेंटा निकल जाता है, नो एक्टिव और लेटेंट और ट्रांजिशन फेज ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मदर कैसी होगी? सो द बर्थिंग पेरेंट इज रिलीव्ड आफ्टर बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न तो ऑलरेडी डिलीवर हो गया है सेकेंड स्टेज में, तो नाउ थर्ड स्टेज में मदर थोड़ी रिलीव हो जाएगी कि हाँ चलो बेबी डिलीवर हो गया है। बर्थिंग पेरेंट इज यूजुअली वेरी टायर्ड, ऑलरेडी वो सेकेंड स्टेज में ही एग्जॉस्ट हो गई थी, तो थर्ड स्टेज में भी अभी बहुत थकी हुई होगी मदर, बस सिर्फ उसको रिलीव फील हुआ है। नाउ शी डोंट हैव टू पुश और एनर्जी नहीं लगानी है, सो वो रिलीव्ड हो गई है। नेक्स्ट इज फोर्थ स्टेज विच इज फिजिकल रिकवरी, जिसमें हम इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस देखते हैं, मदर को ऑब्जर्व करते हैं फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम फेज। सो वो दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ स्टेज।
फोर्थ स्टेज कब तक चलता है? सो 1 to 4 hour आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा की डिलीवरी होने के बाद 4 घंटे के लिए जो भी पीरियड होता है दैट इज फोर्थ स्टेज। उसके बाद जो भी पीरियड कहलाएगा दैट इज पोस्टपार्टम पीरियड। तब हम उसको फोर्थ स्टेज में कंसिडर नहीं करेंगे। तब मदर की कंडीशन कैसी होगी? सो बर्थिंग पेरेंट इज टायर्ड बट इज ईगर टू बिकम अक्वेंटेड विद द न्यूबॉर्न। यस, मदर अभी भी टायर्ड तो है, थकी हुई है, बट फिर भी उसको इंट्रोड्यूस करना है, न्यूबॉर्न को देखना है, मिलना है। सो शी विल आस्क कि वेयर इज माय बेबी, आई वांट टू सी हिम और सी हर, ऐसा वो करती रहेगी। शी इज सो ईगर टू मीट द न्यूबॉर्न। अंडरस्टूड अबाउट ऑल स्टेजेस? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so let's study each and every stage in detail. So let's study about stage 1. उसमें भी पहला फेज कौन सा था? स्टेज 1 में कितने फेज थे? 3. Which are they? Three phase. Latent, Latent, active, and active and trans. And transition. Yes. तो हमें पता है कि स्टेज 1 में देयर इज अ इफ्फेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और उसमें भी फर्स्ट फेज है दैट इज लेटेंट फेज। सो लेट्स स्टडी अबाउट लेटेंट फेज। स्टेज 1 इज द लॉन्गेस्ट। यस, सर्विक्स को डायलेट होने में बहुत टाइम लगता है। स्टेज 2, 3 और 4 बहुत शॉर्ट है, बट स्टेज 1 सबसे लंबा स्टेज होता है। A labor curve such as a Friedman curve may be used to identify whether cervical dilation is progressing at expected rate or not. Yes, जब आप ओबीजी की पोस्टिंग में थे तब आपने ये ग्राफ भरकर देखा होगा इन लेबर कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लेबर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। सो लेट्स सी दिस ग्राफ। वो ग्राफ क्या है? सो उसमें हम देख रहे हैं कि दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर ये चीज क्या दिख रही है आपको? What is this numbers? Dilation of cervix. Dilation, maximum dilation कितना होता है? 10 10 centimeter. 10 centimeter. सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 9 है एंड दिस इज 10। सो 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन होता है, वो है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आवर्स ऑफ लेबर है। फॉर एग्जाम्पल ईच एंड एवरी आवर 4, 5, 6, तो एवरी 1 आवर का गैप है, बीच बीच में एक एक घंटे का गैप है, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर इट इज मेंशन 10 AM, 11 AM, 12 PM, 1, 2, 3, और वहां पर भी नीचे 1 1 आवर की गैप है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस, दिस इज ऑल्सो वाई एक्सिस बट ऑपोजिट साइड है। ये क्या दिखा रहा है आपको? व्हाट इज दिस? Station જે व्हाट? પેલે ring હોય ને બેબી કેમનું નીચે આવી જાય. हाँ, हम बेबी कितना नीचे हुआ है, डिसेंट हुआ है, वो देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो कर्व है। ऐसे नॉर्मल जो पेशेंट होता है उसमें दो कर्व हम यूज नहीं करते, बट आपको ये कंपैरिजन दिखाया है। हम जब फील करते हैं तब एक ही ग्राफ, एक ही कर्व बनाते हैं। सो लेट्स सी ओनली दिस। आज हम अभी एक ही फर्स्ट देखते हैं, फिर सेकेंड देखेंगे। सो मल्टीपैरस है। मल्टीपैरस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय એકથી मल्टीपैरस? વધારે વાર પ્રેગ્નેન્ટ થયું હોય. प्रेग्नेंट हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज Oh, मल्टीग्रेविडा। more than 200. यस, બોર્ન मोर થયું देन છે टू। બેબી એનો યાર. हाँ, उसकी डिलीवरी मोर देन 2 टाइम्स हो गई है। तो उसको डायलेट होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चलो 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ, आपने काउंट करना स्टार्ट किया। सो 2 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ था 10 AM को। 10 AM को 2 सेंटीमीटर डायलेट था। 11 AM हुआ तो तब उसका डायलेशन हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर तुरंत ही एट 12 o'clock, 11 से 12 o'clock में डायरेक्टली उसका डायलेशन हो गया 8 सेंटीमीटर। एंड देन 1 o'clock में उसका डायलेशन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें भी टाइम है, 1 o'clock, 1:15, 1:30, 1:45, कितने टाइम पर हुआ। सो यहाँ पर 1:45 PM पर आप देख सकते हो कि उसका डायलेशन कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर हो गया। सो कितने टाइम में डायलेशन हो गया? सो 4 to 5, 1 hour, 1 hour एंड 1 hour, 3 hours में तो उसका 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया। सो दिस इज मल्टीपैरस कंपोजिट, बहुत जल्दी डायलेशन हो गया। अनदर दैट इज नलीपैरस। नलीपैरस मतलब ફર્સ્ટ ટાઈમ. व्हाट इज नली? हाँ, First. पहले कभी उसने डिलीवरी नहीं करवाई है, दिस इज हर फर्स्ट टाइम। सो हमने देखना स्टार्ट किया। नली पैरस का ग्राफ हम मार्क कर रहे हैं कि आपके पास एक फीमेल है। जब आपने असेसमेंट किया एट 1 o'clock, 1 PM, तब उसका डायलेशन था 2 सेंटीमीटर। यू कैन सी हियर
फिर थोड़ी देर बाद आपने असेसमेंट किया एट 3 o'clock। 3 o'clock उसका डायलेशन था 3 सेंटीमीटर। फिर एट 4 o'clock उसका डायलेशन था 4 सेंटीमीटर। 5 o'clock में उसका डायलेशन था 6 सेंटीमीटर। 6 o'clock में उसका डायलेशन था 9 सेंटीमीटर। एंड 7:30 PM शाम के 7 बजे उसका डायलेशन हुआ 10 सेंटीमीटर। तो यू कैन सी कि उसने कितने घंटे लिए, 7 to 8, 1 hour, 2 hour, 3, 4, 5, 6, एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत। तो मल्टीपेरस के कंपैरिजन में नलीपेरस का डायलेशन होने में बहुत टाइम लगा। सो आप ग्राफ से ही देख सकते हो कि ये बहुत सडनली हो गया एंड इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम। अंडरस्टूड हाउ टू प्लेस द ग्राफ? आपको फ्रीक्वेंटली असेसमेंट करना है, पीवी एग्जामिनेशन करना है, एवरी आवर आपको असेसमेंट करना होता है, हर घंटे करना होता है, एंड यू हैव टू मेजर कि कितना डायलेशन हुआ है। जितना डायलेशन होगा आप वो ग्राफ में लिख दोगे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बीच में है तो बीच में आप ग्राफ पॉइंट कर दोगे। अंडरस्टूड हाउ टू फिल दिस ग्राफ? यस मैम। और ग्राफ में से भी आपको पता चलेगा कि कैसा है। अभी उसके साथ साथ आपको बेबी डिसेंट भी तो चेक करना है कि चलो डायलेट हो रहा है, दैट इज गुड थिंग, बट बेबी डिसेंट हो रहा है कि नहीं, तो उसका ये कॉम्पोजिट है, ये डॉटेड लाइन है, उसको डिसेंट का कॉम्पोजिशन है। सो आप देख सकते हो कि एट 1 o'clock बेबी वॉज एट -1 स्टेशन। यहाँ पर दिख रहा है -1 स्टेशन। -1 स्टेशन मतलब अभी बेबी कहाँ पर है? वो इसके सर्विस से थोड़ा ऊपर। अबोव इस्चियम्स। इशियल स्पाइन से कितना ऊपर है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, यस। सो बेबी अभी इशियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। फिर आपने 3 बजे चेक किया, सो बेबी कौन से स्टेशन पर था 3 बजे? कोई बताएगा? एट 3 o'clock विच स्टेशन इज दैट? और एंगेजमेंट टिश्यूज। 3। यस, एट द इशियल स्पाइन, 0 स्टेशन पर है। फिर 4 बजे चेक किया, 4 बजे भी कहाँ पर था बेबी? 0 स्टेशन पर। अगेन वो जीरो अभी स्टेशन 0 पर। स्टेशन पर ही था, ओके। फिर 5 बजे आपने चेक किया, तब बेबी कहाँ पर था? वन +1। सेंटीमीटर बिलो। यस, 1 सेंटीमीटर बिलो द इस्chial स्पाइन, अभी वो 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया है। फिर 6 PM को आपने चेक किया, तब बेबी कहाँ पर था? एट +2 स्टेशन, मतलब 2 टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर डाउन। लो है। यस, एंड जब आपने शाम के 7 बजे चेक किया, सो बेबी इज नियर टू 3 सेंटीमीटर बिलो द इस्chial स्पाइन, वो +3 स्टेशन पर है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फिल द ग्राफ। जब आप कोई फीमेल के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल आपके पेशेंट के लिए ग्राफ आप बनाओगे या फिर ये फील करोगे, सो आपके ग्राफ में सिर्फ ये एक डायलेशन का एक कर्व होगा एंड स्टेशन का एक कर्व होगा, ऐसी दो कर्व्स नहीं होगी। अंडरस्टूड? यस। यस, यू हैव ऑलरेडी फिल्ड दिस, हमने ये फिल की हुई है। हमारी ओबीजी की जो वर्कबुक हमें भरनी होती है तो उसमें हम भरते थे। सो यू नो हाउ टू फिल दिस। ओके, ओके। सो असेसमेंट, यस, हमें कैसे पता चलेगा कि मदर इज इन स्टेज 1 लेटेंट फेज? वो एक्टिव फेज में अभी नहीं गई है, सिर्फ लेटेंट फेज में है। सो क्या असेसमेंट फाइंडिंग्स होते हैं लेटेंट फेज के? सो सर्वाइकल डायलेशन 1 to 4 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है, तब तक हम उसको लेटेंट फेज बोलेंगे। 4 से ज्यादा होगा तो वी कैन आइडेंटिफाई कि मदर अभी लेटेंट फेज खत्म हो गया है एंड नाउ शी हैज एंटर्ड इनटू द एक्टिव फेज। सो लेटेंट फेज में सर्वाइकल डायलेशन होता है 1 to 4 सेंटीमीटर। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस कैसे होंगे इन लेटेंट फेज? तो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस अकर एवरी 15 to 30 मिनट्स, यस। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हर 15 से 30 मिनट्स, मतलब अगर चलो हम 15 कंसिडर कर रहे हैं, सो एवरी 15 मिनट उसको कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं, या फिर एवरी 20 मिनट, एवरी 30 मिनट। सो इट कैन बी बिटवीन 15 to 30 मिनट्स फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं। एंड ड्यूरेशन कितनी है? हम ऑलवेज उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी मेजर करेंगे। सो ड्यूरेशन कितनी है? 15 to 30 सेकेंड्स। जो भी एक कॉन्ट्रेक्शन आ रहा है वो 15 से 30 सेकेंड तक ही आ रहा है एंड फिर चला जा रहा है। एंड इंटेंसिटी कैसी होगी? सो इंटेंसिटी विल बी माइल्ड। अंडरस्टूड? यस। यस यस। मैम। अभी जब, यस और नो? यस मैम। ओके,
सो इंटरवेंशंस क्या करनी है जब मदर लेटेंट फेज में हो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के लेटेंट फेज में, यू हैव टू सिंपली एनकरेज द क्लाइंट एंड पार्टनर टू पार्टिसिपेट इन केयर। यस, मदर को लेबर पेन हो रहा है, सो मदर विल बी वेरी डिस्कम्फर्टेड। सो आपको क्लाइंट को और उसके पार्टनर को, जो भी उसका हस्बैंड है, उसको एनकरेज करना होगा कि मदर को केयर करे, मदर को कंफर्ट प्रोवाइड करे। असिस्ट विद द कंफर्ट मेजर्स। यस, कंफर्ट मेजर्स मदर को देने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करनी है तो मदर को थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। एम्बुलेशन भी करवा सकते हैं हम इन द लेटेंट फेज। देन कीप द क्लाइंट एंड पार्टनर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस। यस, आप हर घंटे चेक करने जा रहे हो डायलेशन कितना हुआ, तो क्लाइंट को और उसके पार्टनर को भी आपको बोलना होगा कि हाँ 4 सेंटीमीटर हुआ है, नाउ 5 सेंटीमीटर डायलेट हुआ है, नाउ 6 सेंटीमीटर। सो जितना भी प्रोग्रेशन हो रहा है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इन्फॉर्म द कपल। ऑफर फ्लूइड्स एंड आइस चिप्स। यस, आप खाना नहीं दे सकते ड्यूरिंग लेबर, बट मदर को आप फ्लूइड एंड आइस चिप्स दे सकते हो ड्यूरिंग लेबर। एनकरेज वॉइडिंग एवरी 1 to 2 आवर। मदर को बोलना है कि हर 1 से 2 घंटे में यूरिन पास करके आओ, कि जब लास्ट में जब एंटर हो जाए तब पुशिंग के वक्त यूरिन पास ना हो जाए। सो वॉइड करने के लिए एवरी 1 to 2 आवर मदर को बोलना है कि वॉइड करके आओ। दिस आर द इंटरवेंशंस ऑफ लेटेंट फेज। अंडरस्टूड? यस। Okay. Now, next is stage 1 का सेकेंड फेज, दैट इज एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में है मदर, वैसा आपको कैसे पता चलेगा? सो फर्स्ट तो सर्वाइकल डायलेशन से पता चलेगा। लेटेंट फेज में कितना डायलेशन होता था? 1 to 4 centimeter. 1 to 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर से बढ़ना स्टार्ट हो जाए, नाउ यू कैन कंसिडर कि मदर हैज एंटर्ड इनटू द एक्टिव फेज। सो सर्वाइकल डायलेशन 4 to 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन कैसी होगी? इंटेंसिटी उसकी कैसी होगी अब? इंक्रीज हो, इंक्रीज होगी। ड्यूरेशन कैसा होगा उसका? डिक्रीज, ये पर वो भी इंक्रीज होगा। एंड फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? एक दो कॉन्ट्रेक्शंस के बीच का टाइम कैसा होगा अब धीरे धीरे? कम कम. हो, कम हो जाए। डिक्रीज होगा। यस, सो इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इंक्रीज होगा बट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। सो यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस नाउ अकर एवरी 3 to 5 मिनट्स। पहले हर 15 to 30 मिनट्स में कॉन्ट्रेक्शंस आते थे, नाउ एवरी 3 to 5 मिनट्स में कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे। उसकी ड्यूरेशन कितनी हो गई? 30 to 60 सेकेंड्स। हाफ और 1 मिनट तक वो कॉन्ट्रेक्शंस चल रहे हैं। एंड इंटेंसिटी भी उसकी माइल्ड से कैसी हो गई? मॉडरेट हो गई। इंटेंसिटी भी इंक्रीज हुई। तो जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस करेगा, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ओके, नाउ व्हाट इंटरवेंशंस यू हैव टू डू ड्यूरिंग एक्टिव फेज? तो एनकरेज मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स। हमने ऑलरेडी बहुत सारी ब्रीथिंग पैटर्न्स देखी थी कि जिससे मदर को कंफर्ट हो सके। सो हमें मदर को एनकरेज करना है कि इफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न्स यूज करें। प्रोवाइड अ क्वाइट एनवायरनमेंट। कीप द क्लाइंट एंड पार्टनर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस। हमें इन्फॉर्म करते रहना है कि नाउ 4 6 7 8 जितना भी डायलेशन हो रहा है उसको इन्फॉर्म करते रहना है। प्रमोट कंफर्ट विद बैक रब्स। यस, मदर को ये कॉन्ट्रेक्शंस बैक से स्टार्ट होते हैं, सो मदर को बहुत बैक पेन होगा, बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। सो आप कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो एनकरेज द पार्टनर टू प्रोवाइड द कंफर्ट। सो बैक रब करवा सकते हो आप मदर का। सेक्रल प्रेशर, नीचे बटक्स की तरफ आप मसाज करके, प्रेशर अप्लाई करके मदर को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। पिलो सपोर्ट देना है बैक साइड पर एंड नीचे भी देना है। मदर को पीलो पर ही बिठाना है, पीछे सपोर्ट में भी बैक पीलो देना है एंड उसको फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज करवानी होगी ड्यू टू दैट पेन टू प्रोवाइड द कंफर्ट। Instruct the partner in effleurage, light stroking of abdomen and in another other comfort promoting procedures as desired. Yes, मदर को पेन हो रहा है, सो आप पार्टनर को भी बोल सकते हो कि मदर को एब्डोमेन पर भी मसाज करे, लाइटली ऐसे स्ट्रोक करे, टैपिंग करे, कि जिससे मदर को थोड़ा कंफर्ट फील हो। तो पार्टनर ये कर सकता है व्हेन मदर इज इन लेबर। एंड अनदर कंफर्टिंग मेजर्स भी पार्टनर, उसका हस्बैंड यूज कर सकता है टू relieve the discomfort of mother. Offer fluid and ice chips and ointment for dry lips. Yes, mother food नहीं ले सकती but mother can consume fluid and ice chips. Ice chip is considered as a clear liquid diet. So mother वो ले सकती है to prevent the dryness। और उसके lips dry हो गए हैं, so वो ointment lip balm भी apply कर सकती है।
एनकरेज वॉइडिंग एवरी 1 to 2 आवर, एवरी 1 to 2 आवर मदर को एनकरेज करना है वॉइड करने के लिए। अंडरस्टूड? Yes. ओके, लेट्स study the last phase of the first stage, that is which phase? Transition. Transition phase. Yes. How you will identify that mother has entered into the transition phase? Through सर्वाइकल cervical डायलेशन। dilation. हाँ, सर्वाइकल डायलेशन इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? Decrease. और डिक्रीज होगी कंपेयर टू एक्टिव फेज। ड्यूरेशन कैसा होगा? कम। ड्यूरेशन ड्यूरेशन वधी है यस इंक्रीज इंक्रीज होगा। थी, एंड इंटेंसिटी वधी है इंटेंसिटी भी। वो भी और इंक्रीज होगी। यस, सो सर्वाइकल डायलेशन विल बी 8 to 10 सेंटीमीटर। यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस अकर एवरी 2 to 3 मिनट्स। पहले कितने आ रहे थे? एवरी 3 to 5 मिनट्स से, तो अभी और जल्दी आ रहा है। सो एवरी 2 to 3 मिनट्स में कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे। उसकी ड्यूरेशन भी 45 to 90 सेकेंड्स तक के लिए वो कॉन्ट्रेक्शंस चलेंगे। मतलब 45 से 90 सेकेंड तक प्लासेंटा में कोई ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा। फिर रिलैक्स होगा तो फिर तब तक मिल जाएगा। And the intensity is very strong, mild, moderate, and now the intensity is completely strong. इंटरवेंशन क्या करना है? सो एनकरेज रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रेक्शंस। यस, अभी कॉन्ट्रेक्शंस भी बढ़ गया है, 10 सेंटीमीटर भी डायलेट हो गया है। सो अभी मदर को नहीं बोलना है कि एम्बुलेट करो। नाउ यू हैव टू एनकरेज फॉर द रेस्ट। मदर को अब बेड रेस्ट के लिए बोलना है। एंड जब कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं सो बिटवीन दैट जो रिलैक्सिंग फेज है तब भी रेस्ट करना है, मदर को रिलैक्स होना है। वेक द क्लाइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्शंस टू बिगिन द ब्रीथिंग पैटर्न। यस, मदर ऐसे रेस्ट कर रही थी, जब भी कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं सो मदर को उठाना है। आंखें बंद करके मदर रिलैक्स हो रही है, सो मदर को बोलना है कि चलो ब्रीथिंग पैटर्न टेक्निक्स यूज करो। ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस डीपली इनहेल करना है, आफ्टर एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्शंस एक्सहेल करना है। सो ऐसी डिफरेंट ब्रीथिंग पैटर्न्स आपको करवानी है मदर से। कीप द क्लाइंट एंड पार्टनर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस। कितना प्रोग्रेस हो रहा है लेबर, वो आपको इन्फॉर्म करना होगा। नाउ प्रोवाइड द प्राइवेसी, ऑफर फ्लूइड एंड आइस चिप एंड ऑइंटमेंट फॉर द ड्राई लिप्स and encourage voiding every 1 to 2 hour। every 1 to 2 hour voiding के लिए encourage करना है। These are the interventions for transition phase of stage 1। Understood? Yes, ma'am. ओके, सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। स्टेज 2 नहीं, अभी इंटरवेंशंस बाकी है पूरी। चलो लेट्स कंप्लीट द थ्रू आउट स्टेज 1 इंटरवेंशन। पूरे स्टेज 1 की कंबाइन इंटरवेंशन क्या करनी है? टोटल इंटरवेंशन। सो मॉनिटर द मैटरनल वाइटल साइंस। मदर के वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं। मॉनिटर एफएचआर। कैसे मॉनिटर करोगे एफएचआर? सो थ्रू अल्ट्रासाउंड, डॉपलर, फीटोस्कोप से और इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग। किससे भी आप मॉनिटर कर सकते हो एफएचआर। असेस एफएचआर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ कॉन्ट्रेक्शंस, नोटिंग दैट द नॉर्मल एफएचआर इज 160 बीट्स पर मिनट। यस, आपको एफएचआर ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शंस भी मेजर करना है कि कॉन्ट्रेक्शंस आ रहे हैं तब एफएचआर कैसे हो रहे हैं, कितने डिक्रीज हो रहे हैं। एंड आफ्टर कॉन्ट्रेक्शंस नॉर्मल हो रहे हैं कि नहीं। सो दोनों आपको चेक करना है। एंड नॉर्मल शुड बी बिटवीन 110 to 160। मॉनिटर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस बाय पाल्पेशन और टोको डायनेमोमीटर, डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। यस, आपको यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस भी मॉनिटर करने हैं इन द फर्स्ट स्टेज। तो आप पाल्पेशन से भी कर सकते हो या टोको डायनामोमीटर से भी कर सकते हो। तो इससे आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी पता चलेगी। असेस स्टेटस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। कितना स्टेटस है, क्या स्टेटस है, कितना डायलेट हो रहा है, वो आपको असेस करना है। कैसे असेस करोगे आप? वजाइनल एग्जामिनेशन। PV एग्जामिनेशन, यस, पर वजाइनल एग्जामिनेशन से। असेस फीटल स्टेशन प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन बाय लियोपोल्ड्स मैन्यूवर। यस, फीटस का स्टेशन कैसा है वो आपको चेक करना है। फीटस का प्रेजेंटेशन कौन सा है, सिफलिक है, ब्रीच है, वो भी आपको चेक करना है। पोजीशन कैसी है वो भी आपको चेक करना है। सो वो आप लियोपोल्ड मैन्यूवर से कर पाओगे। असिस्ट विथ पेल्विक एग्जामिनेशन टू चेक द डायलेशन एंड प्रिपेयर फॉर द फर्न टेस्ट। फर्न टेस्ट हम क्यों करते थे? What is the reason for doing fern taste? मेम्ब्रेन रप्चर થયું છે કે નહીં? हाँ, एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है या नहीं। अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, देयर विल बी अ एमनियोटिक फ्लूइड इन द वजाइनल सिक्रीशन।
दिखेगा कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियोनिक फ्लूइड है? माइक्रोस्कोप में ऐसा फर्न लाइक स्ट्रक्चर आपको कौन देखने को चाहिए? मिलेगा। हाँ, so that is a positive Fern test और which indicates the rupture of membrane. membrane rupture हो गई है, कभी भी amniotic fluid बाहर आएगा और डिलीवरी नाउ प्रोग्रेस हो जाएगी। So ये सब आपको करना होगा in first stage. This is the real important point that you have to remember. If the membranes have ruptured, आपका Fern test positive आ गया मतलब membrane rupture हो गई है, amniotic fluid present है। So if the membranes have ruptured, assess the FHR because of risk of prolapsed umbilical cord and assess the color of amniotic fluid because meconium stain fluid can indicate fetal distress. Yes. अभी एक बार मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, सारा एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड अंदर था तब तक बेबी फ्लोट कर रहा था एंड कॉर्ड पर कंप्रेशन नहीं आ रहा था। नाउ एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया है, देयर इज नो एनी फ्लूइड कि जिसमें बेबी फ्लोट कर रहा है। एंड अगर अनलकीली या अनफॉर्चुनेटली कॉर्ड नीचे है एंड बेबी आ गया, सो कॉर्ड कंप्रेशन हो सकते हैं। प्रोलेप्स कॉर्ड भी हो सकती है। प्रोलेप्स कॉर्ड मतलब कॉर्ड पहले बाहर आ जाएगी। सो एनीथिंग कुड हैपन आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सो यू हैव टू फ्रीक्वेंटली चेक एफएचआर। अगर कोड प्रोलेप्स हो गई है, कोड कंप्रेस हो गई है, सो क्या होगा, आपको कौन सी पैटर्न देखने को मिलेगी? कौन सी वेरिएबल। पैटर्न देखने? वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट। देखने को मिलेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कॉर्ड कंप्रेस हो रही है एंड प्रोलेप्स हो गई है। प्रोलेप्स तो आपको दिखेगी भी सही बट ज्यादा बाहर नहीं आई है, तो आपको ईएफएम से पता चलेगा, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलेगा कि यस देयर इज अ प्रोलेप्स कॉर्ड या फिर कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड। फिर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल गया है, अभी मेम्ब्रेन रप्चर हो गए हैं, सो यू हैव टू चेक द कलर ऑफ द फ्लूइड। अगर मेकोनियम स्टेन है, मेकोनियम मतलब फर्स्ट टूल ऑफ बेबी। हाँ फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी। सो फीटस, सोचो अगर आपका कोई मुंह दबा दे, पीलो से आपको ऐसे कवर कर दे, आपको सांस ना लेने दे, तो हाउ यू विल बिहेव? आप कितना झटपटाओगे? सो बेबी भी ऐसा कर रहा है बिकॉज अंदर उसको सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है और उतने प्रेशर में बेबी ने स्टूल पास कर दिया। जैसे मदर पुश करती है तो उतने प्रेशर की वजह से स्टूल पास हो जाता है समटाइम्स, सो बेबी को भी वैसा हुआ। सो अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड में मैकोनियम दिख रहा है, सो इट इंडिकेट्स कि फीटल डिस्ट्रेस हुआ है, फीटस की हार्ट रेट ज्यादा इंक्रीज हो गई है या फिर ज्यादा डिक्रीज हो गई है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस। सो आपको जब भी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, फर्न टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, प्रोलेप्स कॉर्ड हो गई है और एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखना है। अगर नॉर्मल है देन इट इज फाइन, बट अगर मैकोनियम प्रेजेंट है, सो इट इंडिकेट्स कि फीटल डिस्ट्रेस हुआ था और उसने स्टूल पास कर दिया। अंडरस्टूड? यस। सो आज के लिए हम इतना रखते हैं। रीड दिस टॉपिक्स एंड आई विल आस्क यू टुमारो। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। मैं अटेंडेंस ले लूं फिर यू कैन लीव। ओके, नाउ यू कैन लीव। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you, ma'am.